आज हम बात कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन में रेस्ट, मोशन, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, रिटॉर्डेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज है फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है फिजिकल क्वांटिटी, या इसको हिंदी में हम बोलते हैं भौतिक राशि। क्वांटिटी को राशि बोलते हैं फिजिक्स में, और फिजिकल को हो गया भौतिक, तो इसको हम बोलते हैं भौतिक राशि। तो भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। यहां पे पहली हो जाएगी स्केलर और दूसरी हो जाएगी वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो जनरली हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, लोगों को पता होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किस चीज के टाइप्स है? दीज टू आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। So now first we should learn about physical quantity. What is the physical quantity? Physical quantity एक भौतिक राशि वो है which can be measured, यानी कि वह भौतिक राशि वह राशि है जिसको मापा जा सके, जिसको मेजर किया जा सके। वो राशि जिसको मेजर किया जा सके, जिसको तौला जा सके, जिसको तोला जा सके, वो भौतिक राशि है। और अंग्रेजी में बात करेंगे तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका मतलब ये है कि लगभग सारी चीजें जो उसको हम देखते हैं वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हुई। जैसे कि किसी चीज का मास, द्रव्यमान क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। क्योंकि बात क्या करते हैं? बात करते हैं कि हमको 5 kg आलू चाहिए, तो आलू का मेजरमेंट हो रहा है 5 kg, उसको मेजर हम कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारी भौतिक राशि। हमने कहा कि 5 लीटर ऑयल चाहिए, सरसों का तेल चाहिए 5 लीटर, तो सरसों के तेल को मेजर कर रहे हैं 5 लीटर, 5 लीटर, तो उसका अमाउंट है 5 लीटर, उसको मेजर किया जा रहा है, इट कैन बी मेजर। उसी तरीके से हम बात करते हैं 1 दर्जन केला चाहिए, 1 दर्जन ऑफ बनाना, तो इसको भी यानी कि बनाना को भी मेजर कर पा रहे हैं, तो ये भी हमारी हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी। तो ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको नापा जा सके, तौला जा सके, मेजर किया जा सके, जिसकी कोई वैल्यू हो, साइंटिफिकली बात कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सारी चीजें जो दैनिक जीवन में हम यूज कर रहे हैं, ऑयल हो गया, बनाना हो गया, सेब हो गया, आपका पानी हो गया, आलू हो गया, चावल हो गया, इन सारी चीजों को हम मेजर करते हैं। या पीसेस की बात करते हैं, 2 पैकेट मैगी लेना, तो मैगी का भी हम पैकेट्स में मेजर कर रहे हैं, यानी कि यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं। तो ये सारी के सारी होगी फिजिकल क्वांटिटी। अब सवाल ये है, क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज, मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो नहीं है वो क्या है? कौन सी क्वांटिटी है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? तो इसमें बहुत सारी क्वांटिटी होगी जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। जैसे थिंकिंग, किसी का सोचना या किसी का विचार, थॉट, सुंदरता, स्मार्टनेस, ये सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन में नहीं आएंगी, क्योंकि किसी की थिंकिंग को मेजर कर सकते हैं, कोई कितना अच्छा सोचता है, ये तो हम अपने तरीके से अनुमान लगा सकते हैं, और एक कंपैरेटिवली होता है। सुंदरता का कोई मेजरमेंट नहीं कि कोई आप कह दो कोई 5 किलो सुंदर है, या किसी की सुंदरता 2 डजन है, या किसी की सुंदरता 3 लीटर है, आप नहीं कह सकते। बस आप कंपेयर कर सकते हैं कि वो किससे कंपैरिजन में ज्यादा सुंदर है, एक आप सुखली कह सकते हैं वो सुंदर है, लेकिन उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई स्मार्टनेस की मेजरमेंट नहीं है। हम कहते हैं कि वो 2 क्विंटल स्मार्ट है, 2 क्विंटल स्मार्ट नहीं हो सकता। स्मार्टनेस के लिए हमारे पास कोई यूनिट नहीं है जो स्मार्टनेस को, किसी के थिंकिंग के, इमोशंस को कोई अपनी इमोशन करे, इमोशन की बात करे, कोई किसी को भावनाओं को व्यक्त करे, तो भावनाओं का मतलब इन भावनाओं को भी मेजर नहीं कर सकते।
तो ये सारी चीजें, इमोशंस हो गया, स्मार्टनेस हो गई, किसी की थिंकिंग हो गई, थॉट हो गई, किसी का विचार हो गया, इन सारी चीजों को मेजर नहीं कर सकते। तो दिस आर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी एंड ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ यूनिट साइंटिफिकली आर फिजिकल क्वांटिटी। वो राशियां जिनको हम तौल सके, माप सके वैज्ञानिक रूप से, और जिनकी कुछ यूनिट होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। अब फिजिकल क्वांटिटी होती है दो तरह की, फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में बोलेंगे तो ये हो गई आपकी अदिश राशि, अदिश राशि, और ये हो गई आपकी सदिश राशि। हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में समझिए। ये दिस का मतलब दिशा समझिए, यानी कि अदिश बिना दिशा के, ये हो गया सदिश। दिशा को यदि जिसको दिशा नहीं होगी, सदिश यानी कि दिशा के साथ। स का मतलब क्या होता है? साथ। तो जिसमें दिशा होती है वो हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें दिशा नहीं होती है, जो बिना दिशा के, वो हो गई हमारी अदिश क्वांटिटी। सदिश का मतलब दिशा के साथ, अदिश का मतलब दिशा के बिना। तो वो क्वांटिटी जिसमें दिशा नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। और वो क्वांटिटी जिसमें दिशा होती है उसको बोलेंगे सदिश क्वांटिटी, सदिश राशि, या जिसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? द क्वांटिटी विच हैव अ डायरेक्शन इज वेक्टर क्वांटिटी, एंड द क्वांटिटी वी डोंट हैव अ डायरेक्शन, जिसके पास कोई दिशा नहीं होती है, उसको हम बोलेंगे अदिश राशि। जैसे समझिए, अब किसी भी चीज की बात करें, जैसे हमने कहा कि हमको दुकानदार के पास जाते हैं, और दुकानदार के पास हम कहते हैं कि हमको 5 किलो आलू दे दीजिए। तो इसमें देखिए दो चीजें, 5 केजी आलू में दो चीजें, एक 5 और एक केजी। 5 क्या है? 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू। इस वैल्यू को आगे क्या लगी हुई है? यूनिट लगी हुई है। वैल्यू को आगे क्या लगी हुई है? यूनिट लगी है। उसी तरीके से बोले 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक चाहिए, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो 2 क्या है? वैल्यू है, और एल क्या है? लीटर क्या है? यूनिट है। तो 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक हो गई, 5 केजी आलू हो गया, या 1 दर्जन केला चाहिए, 1 डजन ऑफ बनाना। 1 क्या है? वैल्यू है, डजन क्या है? इसकी यूनिट है। तो ये पूरा का पूरा मिलकर हो गया, इसको बोलते हैं परिमाण, या इसको बोलते हैं इसकी वैल्यू। 5 केजी कंप्लीट वैल्यू की 5 केजी। 5 आलू दीजिए, तो 5, या तो यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी होगी आपकी। किसी भी चीज को यदि हम दर्शाते हैं तो एक चीज उसकी परिमाण, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड या हिंदी में परिमाण, और ये केजी इसकी यूनिट हो गई, यानी कि मैग्नीट्यूड और यूनिट मिला के कंप्लीटली एक वर्ड बनता है। तो अब स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, या डायरेक्शन नहीं होती, या डायरेक्शन के बिना जिसको हम मेजर कर सकते। वेक्टर क्वांटिटी या अदिश राशियां वो होती हैं जो डायरेक्शन के साथ होती हैं, जैसे मास, हिंदी में द्रव्यमान, लेंथ, डिस्टेंस, ये सारी की सारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम यानी कि संवेग हिंदी में क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत है वो वेक्टर क्वांटिटी। किसी चीज का मास कितना है, किसी चीज की लेंथ कितनी है, किसी चीज की इसकी लेंथ इतनी बड़ी है, तो इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसकी लेंथ इतनी बड़ी है, अब इधर से इतनी बड़ी है कि इधर से इतनी बड़ी है, ये मायने नहीं रखता। ये यदि बात करें किसी चीज की, ये बुक की बात करें कि ये बुक कितनी, तो बुक की ये लंबाई हो गई हमारी, और ये बुक की चौड़ाई हो गई, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई हो कि चौड़ाई, ये सारी की सारी चीजें स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें आपको बताने के बाद ये भी बताना पड़े कि आपको डायरेक्शन किधर जाना है। जैसे वेट, वेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अर्थ की तरफ होता है। या आप डिस्प्लेसमेंट की बात, तो किधर जाना है आपको, तो किधर जाना है तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। आप 2 किलोमीटर जाओ, आप खड़े हैं, हमने किसी से कहा कि आपको 2 किलोमीटर जाना है, चले जाओ। 2 किलोमीटर किधर जाना है,
जहां खड़े हो वहां से लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है कि ईस्ट जाना है कि वेस्ट जाना है कि नॉर्थ जाना है कि साउथ जाना है, डायरेक्शन कोई बताएगा तब तो हम जाएंगे, यानी कि वहां पे हमको डायरेक्शन की जरूरत है, किधर जाना है। तो ये हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, दोनों में छोटा सा फर्क क्या होता है कि यदि हम स्केलर और वेक्टर की बात करें, स्केलर और वेक्टर, सदिश और अदिश, पहली चीज इसमें दिशा नहीं होती है, इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज ऑलवेज अ डायरेक्शन। दूसरी चीज वेक्टर क्वांटिटी का, स्केलर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन सिमिलरली, लेंथ है, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रेथ को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइट को एच से रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी का जब रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसमें एक सिंबल है, जैसे फोर्स है तो फोर्स का एक सिंबल ऐसे लगा देते हैं। ये सिंबल ये डिनोट करता है कि इस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब स्केलर और वेक्टर की यदि हम डिफरेंस की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी द क्वांटिटी विथ नो डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी द क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, स्केलर क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड विथ द नॉर्मल मैथमेटिक्स। स्केलर क्वांटिटी को साधारण गणित के द्वारा हम जोड़, गुणा, भाग, घटाना सब कर सकते हैं। यदि कहा जाए कि एक किसी चीज की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, दूसरे के 4 सेंटीमीटर और तीसरे की 6 सेंटीमीटर है, टोटल लंबाई कितनी हुई? तो हम बोल देंगे 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6, 6, 4, 10 + 2, 12, बोल देंगे 12 सेंटीमीटर हो गई या 12 मीटर हो गई, जो भी इसको यूनिट हो गया। यानी कि इसको हम मैथमेटिक्स, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होती है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उससे हम कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को नॉर्मल मैथमेटिक्स से मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। तीसरी चीज, स्केलर क्वांटिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। वेक्टर क्वांटिटी निगेटिव हो सकती है, डिपेंड करता है कि ये कहां से मेजर कर जा रही है। जैसे यहां से यदि हम इधर की बात करेंगे तो कोई चीज इधर जा रही है एक्स एक्सिस, तो हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इसके जब इधर जाएगी तो ये निगेटिव हो गया, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव, स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड विथ सिंपल मैथमेटिक्स, बट वेक्टर क्वांटिटी सिंपल मैथमेटिक्स से नहीं होती है। इसके लिए अलग रूल्स होते हैं जो डायरेक्शन के साथ एम्प्लॉय होते हैं, और ये हो गया आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात कर रहे हैं रेस्ट और मोशन। अक्सर ये टर्म आते हैं कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। रेस्ट का मतलब हिंदी में यदि बात करें तो कोई चीज स्थिर है, मोशन का मतलब हो गया गति में। लेकिन रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट को यदि हम समझने की बात करें फिजिक्स के फॉर्म में, तो रेस्ट क्या है और मोशन क्या है? रेस्ट का मतलब होता है कि इफ एनीथिंग इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है तो वो कहा जाएगा कि वो स्थिर अवस्था में है या वो रेस्ट में है। यदि कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है तो ये कहा जाएगा कि वो वस्तु स्थिर है या रेस्ट में। इफ एनी ऑब्जेक्ट नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। जैसे कि ये बोर्ड है, जितनी देर से हमने पढ़ाना शुरू किया है, ये बोर्ड तब से वहीं पे है। ये बोर्ड जब पढ़ाना शुरू किया था तब भी ये यहां से शुरू होकर यहां तक था, और अब जब हम थोड़ी देर पढ़ा चुके हैं, थोड़ी देर क्लास ले चुके हैं, उसके बाद भी इसकी पोजीशन सेम है। इसका मतलब ये कहा जाएगा कि ये रेस्ट में है, इट इज इन रेस्ट बिकॉज इट हैव नॉट चेंज इट्स पोजीशन। इसने अपनी पोजीशन में चेंज नहीं किया।
तो ये रेस्ट में। लेकिन मोशन की बात करें, इफ एनीथिंग इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यदि कोई वस्तु, यदि कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रही है समय के साथ साथ, तो कहा जाएगा कि वो मोशन में है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। जैसे अभी हम यहां पे हैं और थोड़ी देर बाद हम यहां पे चले गए, उसके थोड़ी देर बाद हम फिर इधर चले आए, फिर थोड़ी देर बाद यहां चले आए। इसका मतलब यह है कि समय के साथ साथ हमारी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, हमारे हाथ की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। अभी यहां पे, अभी यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, तो हाथ को कहा जाएगा कि ये मोशन कर रहे हैं। यदि आपने लाइट है और फैन का बटन ऑन किया तो फैन चलने लगता है, यानी कि इसकी पोजीशन में चेंज हो रही है, फैन मूव कर रहा है। यदि आपने गाड़ी को स्टार्ट किया और क्लच एक्सीलरेटर लेके आप इसको चालू करना चाहें तो उसकी पोजीशन जब पहले यही थी, 5 मिनट बाद वो कहीं और है, फिर 10 मिनट बाद वो कहीं और पहुंच गई है। यानी कि समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। और यदि समय के साथ परिवर्तन होता है तो ये कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रही है। मूवमेंट का मतलब हुआ कि उस ऑब्जेक्ट में मोशन है। और यदि जैसे पेड़ है, जहां लगाए थे वही है, आज भी वही है, 2 महीने बाद भी वही है, 4 महीने बाद भी वही, साल भर बाद भी वही है, यानी कि उस पेड़ ने अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया, वो वहां से खिसक के कहीं और नहीं गया, यानी कि वो रेस्ट में। तो अपनी स्थिति में परिवर्तन करने को मोशन कहते हैं और स्थिति में परिवर्तन ना करने को हम रेस्ट कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट। लेकिन अब थोड़ा सा और डिटेल में दी जाएंगे तो ये कहा जाता है कि हर चीज मोशन में, एवरीथिंग इज मोशन। अब ये बात है कि हर चीज मोशन में कैसे है? अभी तो हमने कहा कि ये बोर्ड यहीं पे काफी देर से है, ये मोशन में नहीं है। अभी तो हमने कहा कि पेड़ जहां लगा था वहीं लगा हुआ है, वो मोशन में नहीं है। तो मोशन में कोई चीज है या नहीं है, ये डिपेंड करता है इसके आसपास के सराउंडिंग्स पे। तो ये आपका डिपेंड करता है सराउंडिंग्स पे, सराउंडिंग्स पे। यानी कि जैसे हम यहां पे हैं तो हमारी सराउंडिंग क्या है? जिस रूम में हम लोग खड़े हुए हैं, रूम हम खड़े हैं, ये सराउंडिंग है। इसके बाद की बात क्या सराउंडिंग है? इस रूम के बाहर जो पूरा घर है वो हमारी सराउंडिंग है। उस घर के बाहर जो पूरा एनवायरमेंट है, जो पूरी खुली कॉलोनी है, जो शहर है, जो आकाश है, वो हमारी सराउंडिंग है। तो एक चीज की सराउंडिंग कई सारी हो सकती है। जैसे कि यदि यहां पे मान लीजिए कोई प्लेट है और इस प्लेट में या यहां पे हमने सबसे पहले इसको रख दिया, अपने हाथ पे हमने इस मार्कर को रखा, चलिए हाथ पे हमने इस मार्कर को रखा, तो इस मार्कर के लिए पहली सराउंडिंग क्या हुई? ये जिस पे रखा हुआ, ये सराउंडिंग हुई। फिर इसके बाद थोड़ा सा और बाहर करें तो ये रूम, ये कमरा जहां पे ये हाथ रखा हुआ, वो भी इसकी सराउंडिंग हुई। इसके बाहर ये घर और इसके घर के बाहर ये पूरा का पूरा स्पेस, ये इसकी सराउंडिंग है। लेकिन जिस सराउंडिंग में कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं इमीडिएट सराउंडिंग। मतलब जो उसके फर्स्ट सराउंडिंग हुई, ये यहां पे मार्कर रखा हुआ है इस हाथ पे, हाथ भी इसकी सराउंडिंग हुई, उसके बाद ये कमरा भी इसका सराउंडिंग हुआ, कमरे के बाद ये पूरा का पूरा मकान भी इसका सराउंडिंग हुआ, और इसके बाद ये पूरा का पूरा जो स्पेस है ये भी इसकी सराउंडिंग। लेकिन इसकी सबसे इमीडिएट सराउंडिंग क्या हुई, सबसे क्लोज सराउंडिंग क्या हुई? जहां पे ये एग्जिस्ट कर रहा है फिजिकली, यानी कि इस मार्कर के लिए ये हाथ इसका इमीडिएट सराउंडिंग हुआ। तो किसी भी चीज की वो रेस्ट में है या मोशन में है, वो हम निकालते हैं उसके सराउंडिंग से। और सराउंडिंग में भी हम बात करते हैं इमीडिएट सराउंडिंग से। नॉर्मली हम कह देंगे कि कोई चीज यदि अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है तो वो रेस्ट में है, और कोई चीज अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो वो मोशन में। थोड़ा सा और डीप जाएंगे फिजिक्स में तो हम ये बोलेंगे इफ एनीथिंग इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with time with respect to its surrounding, यानी कोई भी वस्तु यदि समय के साथ अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो उसको बोलेंगे कि वो मोशन में है।
and if any object is not changing its position with time with respect to its surrounding, then it is said to be in rest. यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यदि अपने सराउंडिंग के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है तो ये मानेंगे कि वो रेस्ट में है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और उसी टाइम वो मोशन में भी हो सकता है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है या मोशन में भी है? या तो कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में होगी, कोई एक ही चीज तो होगा। या तो कोई चीज चल रही है या रुकी हुई है। अब हम कह रहे नहीं नहीं चीज चल भी रही है और रुकी भी हुई है, ये कैसी कहानी है? दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल है? टीवी या तो चल रही है टीवी बंद है, फ्रिज या तो चल रहा है फ्रिज बंद है। लेकिन नहीं, रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट में टीवी और फ्रिज का एग्जांपल हम नहीं ले सकते। रेस्ट और मोशन के केस में हमने बताया कि रेस्ट और मोशन किस चीज पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग पे। तो सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में यदि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यदि उस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में, और यदि उस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो मोशन नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में। अब ये कैसे पता कि कोई चीज एक ही साथ रेस्ट में भी है मोशन में? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे, ये यहां पे रखा हुआ है और एक चीज ये, समझिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इसकी सराउंडिंग है और ये बाहर की सराउंडिंग है। तो ये इसकी इमीडिएट सराउंडिंग हुई, ये सराउंडिंग जिसमें ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये इसकी इमीडिएट सराउंडिंग हुई। तो नॉर्मली हम इसकी यदि रेस्ट या मोशन निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे? इमीडिएट सराउंडिंग पे। यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन में चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा? यदि कर रहा है तो मोशन में, नहीं कर रहा है तो रेस्ट में। लेकिन यदि नॉर्मली हम यहां से देखें तो ऐसा हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं कर रहा हो, लेकिन इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, लेकिन उसी समय इस सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट में ये मोशन कर रहा है, यानी कि इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट मोशन में। प्रैक्टिकली समझते हैं। यहां पे ये बुक हमने ले लिया है, कोई ये हमने कोई बुक ले ली और इस बुक पे हमने इस मार्कर को रख दिया। इस बुक पे हमने इस मार्कर को रख दिया। क्लियर? अब ये हम ऐसे चला रहे हैं, देखिएगा इस बुक पे हमने ये मार्कर रख के ये ऐसे मूव कर रहा है। तो इस मार्कर के लिए ये बुक, ये जिस पे रखा हुआ उसकी सराउंडिंग हुई, और इस मार्कर के लिए जो बाहर का स्पेस है ये भी सराउंडिंग हुई। लेकिन यदि ये मूव कर रहा है इधर से उधर, तो क्या ये मार्कर इस बुक के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है? यदि ये मोशन कर भी रहा है ऐसे 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 या ऐसे ऐसे, तो अब हम ये पूछेंगे कि क्या ये मार्कर इस बुक के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है? ध्यान से देखेंगे तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए ये मार्कर यहां पे है बुक के सॉप पे, यदि ये ऊपर भी जा रहा है तो क्या इस बुक के रिस्पेक्ट में इस मार्कर की पोजीशन चेंज हो रही है? इस बुक के रिस्पेक्ट में इस मार्कर की पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। यानी कि इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इस मार्कर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में ये मार्कर रेस्ट में, दिस मार्कर इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस सराउंडिंग। बट सेम टाइम पे इस यदि रूम की बात करें, कमरे की बात करें, और ये यहां पे, तो यदि ऐसे जा रहे हैं तो इस मार्कर की पोजीशन चेंज हो रही। क्यों? अभी मार्कर की पोजीशन यहां थी और अभी मार्कर की पोजीशन यहां हो गई इस कमरे के रिस्पेक्ट में। यानी कि इस बुक के रिस्पेक्ट में इस मार्कर की पोजीशन में चेंज नहीं हो रही है और इस कमरे के रिस्पेक्ट में इस मार्कर की पोजीशन चेंज हो रही है। इट मीन्स, इसका मतलब कि इस बुक के रिस्पेक्ट में ये मार्कर रेस्ट में है और इस
कमरे के रिस्पेक्ट में, ये मार्कर मोशन में। तो ये प्रूव हो गया कि एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है और किसी दूसरे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही ऑब्जेक्ट एक ही समय में रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके सराउंडिंग में। तो अब जो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन बन के आती है वो ये आती है कि एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट if it is not changing its position with time with respect to its surrounding, its immediate surrounding कह लीजिए या its concerned surrounding कह लीजिए, क्योंकि concerned surrounding का मतलब ये हुआ कि जिस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हम इसके पोजीशन को मेजर कर रहे हैं। एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी मोशन। क्लियर? तो ये हो गया हमारा रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन। तो और बहुत सिंपल लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज है, ये याद करने वाली समझाने वाली लैंग्वेज है, एकदम दिमाग से एकदम सिंपल में बात करना कहेंगे। यदि कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो मोशन में, कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो रेस्ट में। अब मैं जितनी चीजें बताया उसको 2 मिनट में इसको बहुत क्लियर कर दे रहा हूं। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट चल रही है तो ये मोशन में है और कोई भी ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो रेस्ट में। पहली चीज। अब यदि कोई चीज चल रही है तो टाइम तो लगेगा ना, रुकी हुई है तो टाइम तो लगेगा। तो यदि कोई चीज समय के साथ चल रही है या समय के साथ रुकी हुई है, अब दोनों चीज हो गई तो आप बात कर लेंगे किसकी? सराउंडिंग की। यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग जिसकी कहां पे ये रखी हुई है उसके रेस्पेक्ट में चल रही है और उसके रेस्पेक्ट में मोशन में। एक छोटे से एग्जांपल समझ लेंगे। एक बुक का एग्जांपल था कि ट्रेन चल रही है और ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर बैठे होते हैं। ये मान लीजिए कि एक इधर सीट लगी है, एक इधर सीट लगी है। इधर वाला पैसेंजर इधर मुंह करके बैठा है, इधर वाला पैसेंजर मुंह इधर करके बैठा है। दोनों लोग मान लीजिए दिल्ली से जाते हैं मुंबई की तरफ ट्रेन से। तो ट्रेन चल रही है 100 की स्पीड में या 120 की या 160 की स्पीड प्रति आवर की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। यहां वाला पैसेंजर यहां वाला पैसेंजर आमने सामने। तो क्या ऐसा होता है कि आधे घंटे ट्रेन चलने के बाद यहां वाला पैसेंजर कहीं और रह जाए और वो सामने वाला पैसेंजर कहीं और रह जाए? इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या कि ट्रेन चल रही है तो पैसेंजर भी आपस में इधर उधर हो जाए, यह वाला पैसेंजर कहीं और चला जाए और यहां वाला पैसेंजर किसी और बोगी में चला नहीं जाए? दिल्ली से मुंबई तक वो चल रहे, आमने सामने बैठे तो आमने सामने ही रहते, यानी कि वो दोनों पैसेंजर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या ट्रेन के रिस्पेक्ट में, उस बोगी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि उनके आपस के उस सराउंडिंग के, उस ट्रेन के अंदर के सराउंडिंग के हिसाब से उनके पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। यदि वो S3 की सीट नंबर 10 पे बैठे थे और 11 पे बैठे थे तो वो 1 घंटे बाद भी S3 की सीट नंबर 11 और 12 पे ही बैठे होंगे, उसमें उनके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है? यदि बाहर से कोई देख रहा है, बाहर से खड़े होकर ट्रेन के अंदर पैसेंजर दिखा है, ट्रेन चल रही है तो ट्रेन तो चल रही है तो तुरंत उसको चलते हुए दिखा देंगे। यानी कि बाहर के या ट्रेन में रुकी हुई है, बाहर कोई ठेले पे चाय बेचने वाला या बिस्किट बेचने वाला कोई आता है, ट्रेन चलने लगती है, उनको लगता है कि वो चाय बेचने वाला पीछे चला गया। तो इसका मतलब बाहर के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ट्रेन के अंदर के पैसेंजर मोशन में है, लेकिन ट्रेन के अंदर के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ट्रेन के अंदर के पैसेंजर रेस्ट में। एक एग्जांपल और, हम ये कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है, तो हम तो नहीं घूमते हैं, हम तो खड़े हैं, वैसे खड़े रहते हैं। हमारे घर की यदि फ्रंट का हिस्सा पूरब की तरफ है तो 6 महीने बाद भी पूरब ही रहता है, साल भर बाद भी पूरब ही रहता है, 5 साल बाद भी पूरब ही रहता है। यदि घूमती है तो हमारे घर का डायरेक्शन पूरब से पश्चिम हो जाना चाहिए, पश्चिम से उत्तर हो जाना चाहिए, उससे साउथ हो जाना चाहिए, नॉर्थ हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो। मोशन की डेफिनेशन के बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि मोशन कितने तरह के होते हैं। तो मोशन के टाइप में बात कर देंगे 1 डायमेंशन मोशन, या इसको बोलते हैं लीनियर मोशन, या इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। लीनियर मोशन या 1 डायमेंशन मोशन या लीनियर मोशन या 1 डायमेंशन मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन,
दूसरा आप बात कर सकते हैं जिगजैग मोशन, तीसरा बात कर सकते हैं सर्कुलर मोशन। कई सारे होते हैं, दोनों बात है। लीनियर का मोशन, लीनियर मोशन का होता है मोशन इज स्ट्रेट लाइन, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट है ऐसे स्ट्रेट लाइन के करस्पॉन्डिंग ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, या ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, या ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ऐसे या ऐसे या ऐसे या कैसे भी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, देन इट इज सेड टू बी इन लीनियर मोशन। जिगजैग का मतलब होता है इधर उधर, ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन चल रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे कोई सिंगर आप देखेंगे स्टेज पे गाना गा रहा है, तो जब कोई सिंगर स्टेज पे गाना गाता है तो वो गाने के म्यूजिक के साथ झूमता रहता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, तो उसको बोलते हैं जिगजैग मोशन। इससे पढ़ाने के साथ साथ हाथ हमारा जो जाता है जिगजैग मोशन, हमें भी नहीं पता कि कैसे जा रहा है, जिगजैग मोशन। तो मोशन इन अ जिगजैग पाथ इज कॉल्ड जिगजैग मोशन। तीसरा हो गया आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर का मोशन का मतलब है मोशन इन अ सर्किल, ऐसे मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। यदि कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के करस्पॉन्डिंग मोशन कर रहा है तो इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये मोशन, दिस इज द सर्कुलर मोशन, ये मोशन, दिस इज द सर्कुलर मोशन, ये मोशन, ये सर्कुलर मोशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि अब ये सर्किल का क्या है, सेंटर है, और इस सेंटर के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन, तो ये आपका हो गया सर्कुलर पाथ में जो मोशन करता है उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और इसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन। अब अगला चीज है, हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में बात करेंगे तो दूरी और विस्थापन बात कर रहे हैं। दूरी और विस्थापन में क्या फर्क है? दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी मैं बात की थी, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन होता है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं। यहां से अभी हम 1 किलोमीटर इधर जाएं, फिर आधे किलोमीटर इधर जाएं, फिर 1 किलोमीटर इधर जाए, फिर आधे किलोमीटर इधर जाए, ऐसे करें तो टोटल डिस्टेंस, हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? 1 किलोमीटर प्लस आधा किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस आधा किलोमीटर, ये जितनी टोटल दूरी हमने ट्रेवल की वो हुई हमारी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज द पाथ, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को, तय की गई कुल चीज को हमने क्या बोला? डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, टोटल पाथ, टोटल पाथ। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, लेट अस सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे, ये ऑब्जेक्ट पहले इधर गया 5 सेंट, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया और फिर यहां गया। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हुई? टोटल पाथ, यानी कि पाथ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सबको सम कर देंगे तो इस ऑब्जेक्ट द्वारा ये दूरी बताएगा। तो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन एनी टाइम। विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, विस्थापन को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम दूरी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अभी बात किया हमने कि ये ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा हुआ है, ये पहले यहां से इधर जाता है, फिर यहां से इधर जाता है, फिर यहां से इधर जाता है, फिर यहां से यहां जाता है, यहां से यहां जाता है, फिर यहां से आ जाता है।
तो इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच इसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने टोटल कितनी दूरी ट्रेवल की। तो डिस्टेंस की बात यदि करेंगे तो टोटल पाथ इसको 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 ऐड कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो यहां से ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन कहां से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, और ये सारे रास्ते चलते हुए वो पहुंचा कहां पे, इस पॉइंट से। तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिनिमम यानी कि न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम क्या हुई, न्यूनतम चीज होती है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी डायगोनल रिलेशनशिप, ये कुछ इस टाइप का मिला दीजिए। तो ये यानी कि डिस्टेंस इतनी हुई, तो इन डिस्प्लेसमेंट की हुई इतनी। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल डेस्टिनेशन। What is the difference between distance and displacement? Distance और displacement के बीच में क्या difference है, एक एक पॉइंट बताएं। First, distance is the total path traveled by any object between the 2 points. Displacement is the shortest distance traveled by the object between the 2 points. Distance is a scalar quantity. Displacement is vector quantity. Distance cannot be negative because of scalar quantity. Displacement can be negative. Displacement negative हो सकता है। और लास्ट में एक चीज कि डिस्टेंस जो है वो कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है क्या, न्यूनतम दूरी है। तो जब ऑलरेडी वो न्यूनतम है तो अब न्यूनतम से न्यूनतम तो होगा नहीं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी, वो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। ये दोनों के बीच का हमारा डिफरेंस हुआ। अब आगे की बात हम करेंगे इनके यूनिट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है। तो MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS सिस्टम में डिस्टेंस की यूनिट मीटर, MKS सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम। बस डिफरेंस किस चीज का है, डायरेक्शन का है। CGS सिस्टम में डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेंटीमीटर, यानी कि इन MKS सिस्टम द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट इज मीटर एंड द यूनिट ऑफ distance and displacement in CGS system is centimeter.